शहरी और गांव की बहू का करवा चौथ। आंगन में गड़े बांस के मंडप में गांव की चंदा शादी के जोड़े में संदीप के बगल में बैठी होती है। थोड़ी ही देर में चंदा और संदीप की शादी हो जाती है और विदाई का समय हो जाता है। तभी चंदा की माँ फुलवा उसके आंचल में सिंदूरदानी देते हुए कहती है, चंदा बिटिया, ई सिन्होरा है, इके संभाल के रखना, काहे कि ईमा से ही करवा चौथ के दिन मांग माँ सिंदूर भरा जात है। चंदा डबडबाई आंखों से अपनी माँ को देखते हुए भराए मन से कहती है, ठीक बा अम्मा, तुम अपन ख्याल रखना, हम जात हैं। इसके बाद बलिया गांव की सीधी सादी चंदा बहू बनकर शहर आ जाती है, जहां सुषमा के छोटे बेटे प्रतीक की बारात भी शहरी दुल्हनिया के साथ आ जाती है और गाड़ी के अंदर से कीर्ति निकलती है, जहां सास सुषमा अपने गांव और शहरी दोनों बहू का स्वागत करती है। आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। चंदा बहू, कीर्ति बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। दोनों गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। तभी घर देखकर चंदा बड़ी खुशी के साथ कहती है, हाय दैया, सासू जी, ये तो एकदम फिल्म स्टार जैसन हाई फाई घर है। वैसे ई घर देख के हमका एक ठो गाना याद आ गया। तो फिर गा दे बहू। चंदा कमर लचका कर नाचते हुए गाती है, देखो जी देखो ई हमरा ससुराल है, देखो जी ई हमरा ससुराल है। चंदा की सास, देवर और पति मुस्कुराने लगते हैं, मगर कीर्ति चिढ़कर चंदा पर चिल्ला पड़ती है, जस्ट स्टॉप इट, छोटी बच्ची हो क्या? आते ही गवारपंती दिखाना शुरू कर दिया, गवार कहीं की। हाँ, और आप सब भी इस देहातिन की बकलोली देखकर दांत फाड़े जा रहे हैं। आई कांट बिलीव दिस। प्रतीक, हमारा कमरा कहाँ है? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कीर्ति की बातों से चंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सास सुषमा उसे समझाती है, चंदा बहू, तू कीर्ति बहू की बातों को दिल से मत लगाना, वो शहर से है ना, इसलिए जरा घमंडी मिजाज की है। ठीक बा सासू जी, हम समझ गए। ससुराल के पहले ही दिन से चंदा एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की जिम्मेदारियां संभाल लेती है, मगर शहर से होने के चलते कीर्ति बस काम से ही जी चुराती रहती। अब देखते ही देखते कुछ ही महीनों में करवा चौथ भी आ जाता है। तभी कीर्ति अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, करवा चौथ में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आफ्टर ऑल शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। वैसन सासू जी, करवा चौथ के लिए हम भी बहुत खुश हैं, काहे कि हम अपने सजनवा की लंबी उमरिया के खातिर व्रत जो रखी हैं। करवा चौथ के कई दिनों पहले से ही कीर्ति शॉपिंग शुरू कर देती है। मम्मी, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। वैसे कीर्ति बहू, मेरे पास भी तुम दोनों के लिए एक तोहफा है। कैसन तोहफा अम्मा जी? सुषमा बड़ी ही खुशी के साथ अपनी शहरी गांव की दोनों बहू को साड़ी देती है। ये लो, ये दोनों साड़ियाँ तुम दोनों के लिए, करवा चौथ पर तुम यही पहनना। अरे वाह सासू जी, ये साड़ी तो बहुत बढ़िया है। चंदा को अपनी सास की दी गई साड़ी बहुत पसंद आती है, मगर कीर्ति मुंह बनाकर बोलती है, सासू माँ, आजकल के जमाने में इतनी भारी साड़ी कौन पहनता है, ये मेरा टेस्ट नहीं है। पर देवरानी जी, ये साड़ी इतना सुंदर लगता है। तुम जैसी देहातन को तो सब कुछ अच्छा लगता है, मगर मैं तुम्हारी तरह गवार थोड़ी हूँ। एक काम करो, ये साड़ी तुम ही रख लो। एक बार फिर कीर्ति घमंड दिखाकर चंदा के गांव से होने के चलते उसकी बेइज्जती करके अपनी साड़ी भी उसे दे देती है। वहीं कीर्ति की इस हरकत से सुमित्रा का दिल भी बहुत दुखता है। तभी कीर्ति चंदा को ऑर्डर देते हुए कहती है, जेठानी जी, जल्दी से ये हॉल और सोफे साफ कर दो। घर में कोई आवे वाला है का देवरानी जी? चंदा के ये पूछने पर कीर्ति दांत पीसती हुई उसे झाड़ने लगती है। मेरा भेजा मत खाओ और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे मेहंदी लगाने आने वाली है। थोड़ी देर में मोना नाम की एक मॉडर्न लड़की कीर्ति को मेहंदी लगाने आती है। हाउ मोना। ओह हेलो कीर्ति डार्लिंग, हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। ओह थैंक यू सो मच मोना। अच्छा सुनो, मेरे दोनों हाथों पर भरी मेहंदी लगानी है और मुझे मेहंदी ब्लाउज डिजाइन भी बनवाना है, बिकॉज ऑफ मैं करवा चौथ पर डीप नेक ब्लाउज पहनने वाली हूँ। तभी चंदा मोना को घूरती हुई टशन से कहती है,
अरे रे रे देवरानी जी, आप गलती करत हो। ई परकटी का मेहंदी लगाएगी जौने के कपार पे गिन के 4 ठो बाल हैं। इस बात से चिढ़कर कीर्ति चंदा को बहुत खरी खोटी सुनाती है। तो कौड़ी की गवार, इसे लुक कहते हैं। तुम्हें मेकअप और फैशन के बारे में क्या पता? छोटे से गांव से जोड़ कर आई हो। हाँ, ना बोलने आता है और ना ही ढंग से चलने, पूरी की पूरी गवार हो। इतना सब सुनकर चंदा अपने आंसू रोक नहीं पाती और रसोई में आती है, जहां उसकी सास सरगी का खाना बना रही होती है। चंदा बहू, जरा ये खीर चलाती रहना, मैं भंडार घर से मेवा मखाना लेकर आती हूँ। ठीक बस सासू जी। सुबह से लेकर रात तक काम में लगे रहने के कारण चंदा को मेहंदी लगाने का भी समय नहीं मिल पाता। वह आधी रात में सिलबट्टे पर मेहंदी पीस कर लगाती है। तभी संदीप उसे प्यार जताते हुए कहता है, लाओ मेरी प्यारी सजनिया, तुम्हारे दूसरे हाथ में मेहंदी हम लगा देते हैं। वहीं प्रतीक भी कीर्ति से कहता है, अरे वाह कीर्ति, तुमने मेरे नाम की मेहंदी लगाई है, जरा मुझे भी तो दिखाओ। तभी गलती से प्रतीक से कीर्ति के हाथों की थोड़ी सी मेहंदी बिगड़ जाती है। प्रतीक, ये क्या किया तुमने? अंधे हो दिखाई नहीं देता, मेरी इतनी सुंदर मेहंदी बिगाड़ दी। अपनी बीवी कीर्ति के ऐसे बर्ताव से प्रतीक को बहुत बुरा लगता है। वहीं सुबह के 4 बजे सुषमा अपनी दोनों बहू को करवा चौथ की सरगी देती है। कीर्ति बहू, चंदा बहू, ये लो तुम दोनों की सरगी। कीर्ति सरगी लेकर खाने बैठ जाती है। वहीं चंदा अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। करवा चौथ के दिन चंदा तड़के सुबह उठकर ही ससुराल की साफ सफाई में जुट जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी कीर्ति रोते हुए किसी को फोन लगा रही होती है। पिक अप द फोन। अरे क्या हुआ देवरानी जी, आप रोवत काहे हैं? तुमसे मतलब। कीर्ति बहू, क्या बात है? देखिए ना मम्मी जी, मैंने करवा चौथ के लिए ब्यूटी पार्लर वाली को बुक कर रखा था, मगर उसने आने से मना कर दिया। अब मैं कैसे तैयार होंगी? मुझे तो साड़ी बांधने भी नहीं आती। देवरानी जी, हम आपको तैयार किए देंगे। तुम मुझे तैयार नहीं करोगी, बल्कि गंवार बना दोगी और फिर खुद ही की करके हंसोगी। रहने दो। अरे बहू, तू एक बार चंदा बहू को मौका तो दे। कोई चारा ना बचने के बाद कीर्ति चंदा से तैयार होने के लिए मान जाती है। चंदा गांव के हिसाब से कीर्ति का बड़ी ही बारीकी से साज श्रृंगार करती है। कुमकुम की बिंदी के साथ 16 श्रृंगार और भर मांग के सिंदूर में कीर्ति का चेहरा खूबसूरती से खिल उठता है। देवरानी जी, एक बार खुद को शीशा माँ देख लीजिए। अपने गांव की जेठानी का किया गया मेकअप देखकर कीर्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो मेरा लुक ही बदल दिया। क्या कमाल का मेकअप किया है। बस एक तो कमी छूट गई है, तनिक ठहरिए। ये कहकर चंदा गमले में खिले हुए चमेली के ताजे फूलों को तोड़कर उसे झटपट से गूंथकर गजरा बनाकर कीर्ति के बालों में लगा देती है और थोड़ी ही देर में अपनी शादी का जोड़ा पहनकर खुद भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती है। तभी सभी सुहागन औरतें उसके आंगन में इकट्ठा हो जाती हैं, जहाँ चंदा सभी को करवा चौथ की कथा सुनाती है, जिसे सुनकर कीर्ति का अपने पति के साथ किया गया बुरा बर्ताव उसे याद आता है। इतने में चांद निकल आता है। कीर्ति बहू, चंदा बहू, देखो चांद निकल आया है और तुम दोनों के पति भी आ गए। चलकर व्रत खोल लो। जी माँ जी। चंदा अटूट श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ की पूजा करती है। हे चौथ माता, हमरी आपसे यह विनती है कि हम 7 जन्म अपने सजनवा की ही सुहागन बने। ये बोलकर चंदा अपने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। हमरा पत्नी व्रत पूरा हुआ, हमको आशीर्वाद दीजिए। ये लो चंदा, ये तोहफा तुम्हारे लिए। इसके बाद कीर्ति भी करवा चौथ की पूजा करती है और जैसे ही वह अपने पति के पैर छूती है तो उसके पैरों में गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो प्रतीक, मुझे तुम्हारे साथ उतनी बुरी तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। मेरी गलती थी, मैंने तुमसे झगड़ा किया। कीर्ति चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कहते हुए प्रतीक कीर्ति की आंसू पोंछकर उसे पानी पिलाकर उसका करवा चौथ का व्रत खुलवाता है, जिसके बाद कीर्ति चंदा से भी माफी मांगती है। चंदा दीदी, शादी के पहले दिन से ही घमंड में आकर मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, आपको गवार कहा, मगर आज आपकी तरह रिश्तों को साथ लेकर चलना सीखने लगी हूँ मैं भी। आप दिल की बहुत अच्छी हो। हम जानत रहे देवरानी जी, तुमको अपनी गलती का एहसास होगा। हम बहुत खुश हैं, मगर अंग्रेजी माँ तुम जब हमको फटकार लगाती थी
तो बड़ी गजब की लगती हो। ये सुनकर सभी मुस्कुरा देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरती अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, इतनी ज्यादा गरीब कि आरती के पास अपनी बच्चियों का सर ढकने के लिए घर भी नहीं था। तीनों माँ बेटियां कूड़ा कचरा बीन कर फुटपाथ पर ही अपना गुजारा कर रही थी। माँ देखो, आज मैंने और इंदु ने कितनी सारी पन्नियां बीनी है। अरे वाह, लाओ अब इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माँ मैं तो चिकन बिरयानी खाऊंगी। चिकन बिरयानी? हाँ माँ, हमारा चिकन बिरयानी खाने का मन है। जानती हो, आज छोटकी की माँ उसके लिए चिकन बिरयानी बनाकर लाई थी। वो हमें बता रही थी, माँ चिकन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट होती है, आप भी आज हमारे लिए वही ले आना। बेटा चुप कर इंदु, ये सब कुछ अमीरों के खाने की चीजें हैं। जानती है चिकन बिरयानी बहुत महंगी होती है। अरे नहीं, काश मैं भी चिकन बिरयानी खा पाती। आरती की दोनों बेटियां चिकन बिरयानी के ख्यालों में खो गई। आरती को उनकी मासूमियत को देखकर अपने हालातों पर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन बेचारी आरती कुछ कर भी नहीं सकती थी। उन सभी ने बाकी दिनों की तरह पूरे दिन कूड़ा बीना और आज बस 15 रुपए का ही कूड़ा बिना गया। खैर, आरती ने आज भी ना चाहते हुए अपने और अपनी बेटियों के लिए रोटियां खरीद ली और रूखा सूखा खाकर तीनों माँ बेटी फुटपाथ पर ही एक फटी सी चादर रखकर सो गई। रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन तीनों माँ बेटी कबाड़ ही बीन रही थी कि तभी बीनते हुए वो तीनों एक बड़े रेस्टोरेंट तक पहुंच गईं। अरे मैंने सुना है कि इस जगह की चिकन बिरयानी बड़ी मजेदार है। मैंने भी सुना है। तीनों माँ बेटी ने उन दोनों लड़कियों की बात को सुन लिया और दोनों बेटियों ने एक उदास सी नजर से अपनी माँ की ओर देखा। न जाने ये चिकन बिरयानी कैसी होती होगी। चुप कर। काजल ने इंदु को चुप कर दिया, लेकिन आरती उन दोनों के ही मन की बात को ठीक तरीके से समझ रही थी। तू इंदु को चुप क्यों कर रही है? देखना, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हम भी चिकन बिरयानी जरूर खाएंगे। आरती ने अपनी बेटियों का दिल बहलाने के लिए ये बात बोल दी। उस दिन भी वो तीनों माँ बेटी भरी दोपहरी में कचरा और कबाड़ बीनने के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा बैठी, लेकिन उन्हें आज कुछ ज्यादा कबाड़ नहीं मिल पाया था। अरे नहीं, आज तो हमारे खाने लायक भी कबाड़ इकट्ठा नहीं हो पाया है। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने मुझे। इतनी लाचारी तूने मुझे क्यों दी है कि मैं अपनी बच्चियों को रूखा सूखा खिलाकर भी उनका पेट न भरवा सकूं। एक तरफ दुनिया वालों को चिकन बिरयानी नसीब हो रही है और आरती ऐसे ही बोलती हुई बस चलती चली जा रही थी। दूसरी तरफ फुटपाथ पर उसकी बेटियां उसका इंतजार कर रही थी। अभी आरती अपनी लाचारी के बारे में सोचते हुए चल ही रही थी कि तभी उसे एक होटल दिखाई दिया, जिसमें से बचा हुआ खाना कुछ लोग सड़क पर एक तरफ डाल रहे थे। वो खाना था जो लोगों के द्वारा खाने के बाद बच जाता था। भगवान तेरा शुक्र है। आरती जल्दी से भागती हुई इन पत्तलों के पास गई जिनमें थोड़ा थोड़ा सा खाना बचा हुआ था और उन पत्तलों को उठाकर अपनी बच्चियों के पास ले गई। माँ, ये आपको कहाँ से मिला? बेटा, वो एक होटल के बाहर कुछ लोग इसे फेंक रहे थे। अगर अभी भी पेट न भरा हो तो चलो मैं तुम्हें वहीं लेकर चलती हूँ। नहीं माँ, आज के लिए बस इतना काफी है। चलिए, अब और नहीं खाना। वैसे अगर इन बची हुई पत्तलों में चिकन बिरयानी होती तो मजा ही आ जाता। इंदु ने ये बात मुस्कुराकर बोली। आरती ने भी नकली सी हंसी उसे दे दी और तीनों माँ बेटी वहीं फुटपाथ पर ही सो गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और एक दिन युवराज नाम का एक अमीर लड़का आरती के शहर में ही 7 स्टार होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने आया। तो सभी क्या खाना चाहेंगे? चिकन बिरयानी। चलो ठीक है, आज हम सभी चिकन बिरयानी ही लेंगे। युवराज ने अपने दोस्तों की बात सुनी और उसने बहुत सारी बिरयानी ऑर्डर कर दी। उन सभी ने जी भर कर बिरयानी खाई। देख यार, अब तो इतना खा लिया है कि अगर और खाया तो मैं तो फट जाऊंगा। अब बची हुई बिरयानी को तू खत्म कर। अच्छा, क्या मैं तुझे कोई पेटू नजर आ रहा हूँ? अरे तो इतनी सारी बची हुई बिरयानी का हम क्या करें? चल यहीं छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे खाने को बर्बाद करने से बेहतर है कि हम इसे किसी गरीब को खिला दें। अब कोई गरीब कहाँ से आएगा? इस शहर में कितने ही ऐसे गरीब लोग हैं जो इसे बहुत शौक से खाएंगे। देख भाई, अब मैं तो बस घर जाकर सोऊंगा। इन गरीबों को तू खुद ही ढूंढना। ठीक है। युवराज के दोनों दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में चले गए। युवराज ने उस बची हुई बिरयानी को पैक करवाया और वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। युवराज किसी भिखारी वगैरह की राह में था जिसे कि वो बिरयानी दे सके। अभी वो थोड़ी ही दूर चला था कि उसे आरती और उसकी बच्चियां फुटपाथ पर ही सोती हुई दिखाई दी। शायद मुझे ये बिरयानी इन्हें दे देनी चाहिए। युवराज गाड़ी से उतरा और आरती को जगाकर उसके हाथ में बिरयानी की पन्नी थमा दी।
माफ कीजिएगा, आपको जगाया, लेकिन ये चिकन बिरयानी है, मैं बस इसे ही देने आया था। चिकन बिरयानी का नाम सुनकर आरती की आंखें फटी रह गईं और उसने खुश होकर जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को जगाया। क्या बात है माँ? ले बेटा, तेरी चिकन बिरयानी आ गई। चिकन बिरयानी का नाम सुनते ही दोनों बहनों की आंखों से नींद भाग गई और वो तीनों जल्दी जल्दी चिकन बिरयानी खाने लगी। तेरा शुक्र है भगवान, तूने आज हमें चिकन बिरयानी भी नसीब करवा दी। आरती ऐसे ही भगवान का शुक्र अदा करते हुए बिरयानी को खा रही थी। ऐसा मंजर देखकर करोड़पति बाप के बेटे युवराज की आंखों से पानी छलक गया। वो उन तीनों को सिर्फ बिरयानी मिल जाने की खुशी को देखकर बहुत हैरान था। आप भगवान का इतना शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो? दुनिया के पास गाड़ी है, बंगला है, वो तो कभी भगवान का इतना ज्यादा शुक्रिया अदा नहीं करते। वो उन लोगों की खता है, वरना हमें हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। आरती की इतनी सी बात ने युवराज का दिल जीत लिया। वो बस उन तीनों की खुशी को देख रहा था जो उन्हें चिकन बिरयानी से हासिल हुई थी। युवराज उन्हें खाते हुए देखता रहा और साथ ही उसने बहुत सारी बातें भी की। भैया, आपका शुक्रिया, आप बिल्कुल भगवान जी की तरह हमारे पास आए ये चिकन बिरयानी लेकर। अच्छा, वैसे बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा चिकन बिरयानी खाते रहना। ये तो छोटी सी है, कोई बड़ी? भर पेट चिकन बिरयानी खाना। इंदु की सोच बस चिकन बिरयानी पर ही खत्म थी। उसकी बात सुनकर युवराज को हंसी आ गई। तो फिर ठीक है, तय रहा। अब से हर इतवार मैं तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी लाया करूंगा। सच? मुझ अब से तुम्हें हर इतवार चिकन बिरयानी खाने को मिलेगी। ऐसे बोलकर युवराज मुस्कुराया और फिर अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद से युवराज हर इतवार उन तीनों के लिए चिकन बिरयानी लेकर आता था। आज भी इतवार है, भैया आते ही होंगे। मैं आ गया। अरे वाह! चलो अब जल्दी से इसे खा लो, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। तीनों माँ बेटी खुशी खुशी चिकन बिरयानी खाने बैठ गईं। वो तीनों ऐसे ही रोजाना मेहनत करती थी और हर इतवार अब उन्हें चिकन बिरयानी खाने को मिल जाती थी। युवराज को भी उनका खिलता हुआ चेहरा देखना बहुत पसंद था। तभी तो कहा जाता है कि छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना और खुलकर जीना ही जिंदगी है।